फर्स्ट टू कौन बता रहा है, जल्दी करें, इसे थोड़ा रिवाइज करें फिर आगे चलते हैं। Teaching is an interactive process, or second, the teaching is both formal and informal. कुछ थोड़ा एक्सप्लेन कर दें सर अली, थर्ड। अली इसमें से थोड़ा एक्सप्लेन करें फिर आगे चलते हैं। इससे क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है आपको? जी सर इंटरेक्टिव प्रोसेस से मुराद है कि सर इंटरेक्टिव प्रोसेस से मुराद है कि स्टूडेंट और टीचर के जब इंटरेक्ट होता है, वो बहुत इंटरेक्ट करेंगे तो ये टीचिंग का प्रोसेस जो अमल है वो स्टार्ट होगा। और जो सेकंड पे टीचिंग इज बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल से मुराद है कि ये एक प्रोसेस के तहत, यानी जो हम एजुकेशन प्रॉपर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में हासिल करते हैं, वो एक फॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल में आ जाता है जो कि हम बाहर से हासिल करते हैं, किसी भी जगह पे खेलने जाए तो आउट ऑफ द इंस्टीट्यूट आ जाएगा तो इनफॉर्मल हो जाएगा। नहीं बेटा, वो इनफॉर्मल नहीं होता असल में। ये दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं जिसे करिकुलम में हम को करिकुलर और करिकुलर कहते हैं। करिकुलर एक्टिविटीज़ वो होती हैं जो क्लासरूम्स के अंदर मोस्टली होती हैं, और को करिकुलर वो होती हैं जैसे आप कह रहे हैं आउट ऑफ स्कूल भी हो सकती हैं, ग्राउंड में भी, यानी जैसे आपकी स्पोर्ट्स है, मीना बाज़ार है, या आपकी कोई भी आप बच्चों को करवाते हैं, जैसे कॉन्टेस्ट आ जाता है, नात कॉन्टेस्ट आ जाता है, तकरीर आ जाती है, तो वो जो है ये को करिकुलर सैर व तफरीह के लिए बच्चों को लेके जाते हैं। ठीक है ना, रिकर्शन के यस लिए, तो सर। ये को करिकुलर होती हैं। ठीक है, तो फॉर्मल इनफॉर्मल में ये है कि जब क्लासरूम में टीचर आ जाता है तो वो आप फॉर्मल बातें भी यस कर सर। रहा होता है, इनफॉर्मल टॉक भी जी कर रहा होता है। फॉर्मल टॉक वो है जो कंटेंट के रिलेटेड है, बुक्स के रिलेटेड है, और इनफॉर्मल टॉक वो होती है जो समटाइम टीचर आपसे पूछता है भाई आपका आप कैसे हैं, आप कल छुट्टी पे थे, तो या आप कहीं गए थे विज़िट करने के लिए, लाहौर गए थे या इस्लामाबाद गए थे या फलां जगह मरी गए थे, अच्छा बताएं भी मरी में आपने क्या देखा, आपने वहाँ पे कैसा टाइम स्पेंड किया, और किन किन मकामात पे गए। अब ये इनफॉर्मल बातें हैं। ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि बच्चों के जो एक्सपीरियंसेस हैं, तो एक बच्चा अगर गया है मरी तो उसके बारे में, मरी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे बच्चों को पता चल जाएगी। और अगर इस्लामाबाद गया है तो इस्लामाबाद के बारे में थोड़ा सा बच्चों को पता चल जाएगा। या टीचर खुद ही अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस जो होता है ना वो शेयर करना शुरू कर देता है। यानी जब वो क्लास में टीचर होता है, तो ज़ाहिर बात है कि मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास तो बहुत सारी बातें ना करने को, तो मैं कोई आपको वाक़या सुना देता हूँ किसी हवाले से, ठीक है? या कोई जी लतीफ़ा सर। आपको जोक सुना देता हूँ किसी हवाले से। तो इस तरह की बातें भी बच्चों से करनी होती है। तो इस तरह की जो टॉक होती है, उसको हम इनफॉर्मल टॉक कहते हैं, या इनफॉर्मल, तो फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, ठीक है? तो हमें अब नो डाउट कि मैक्सिमम हम लोग फॉर्मल रहते हैं, लेकिन कभी-कभार थोड़ा-सा इनफॉर्मल वे में भी बच्चों के साथ बैठना पड़ता है, बातें करनी होती हैं, ठीक है? तो इसमें यानी दोनों एस्पेक्ट्स देखने चाहिए हमें। और समटाइम ये भी होता है कि आपको पता है कि हमारा जो सिलेबस है उसमें इस्लाम के बारे में बातें कम होती हैं, इतनी ज़्यादा बातें नहीं हैं। तो हम इस्लामिक अगर हिस्ट्री बच्चों को टीच करना चाहते हैं या इस्लामिक वैल्यूज़ बच्चों को बताना चाहते हैं, तो उसमें फिर हम बाज़ जो किस्से हैं इस्लाम के, स्टोरीज़ हैं, इस्लामिक स्टोरीज़, वो भी बच्चों को जो है ना अपने तौर पे बताना शुरू कर देते हैं। तो ये भी इनफॉर्मल है, लेकिन ये हिडन करिकुलम होता है, तो हमें अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए मुख्तलिफ वाक़यात के, इस्लामिक जो वाक़यात इस्लामिक हिस्ट्री है उसमें हमें बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, तो आप लोग आजकल अर्तुगरुल देख रहे हैं? किसी ने देखा अर्तुगरुल को, ड्रामा जो है? जी क्लास। जी सर देखा जी है। सर देखा हाँ, होगा। अब देखिए ना, उसमें अर्तुगरुल ड्रामा में आपने अक्सर देखा होगा कि उसमें एक करेक्टर है जो अपने माजी के जो स्टोरीज है मुख्तलिफ, उनके जो ओज़ोन खान क्या है उनका, उसके बारे में, या एक तुर्क था उसने ये किया फलां किया, तो इस तरह से हमें भी अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि बेटा ज़िंदगी सिर्फ यही नहीं है जिसमें हम जिंदा हैं, वो भी ज़िंदगी थी जिसमें लोग जिंदा थे, जिसमें लोगों ने बहुत बाकमाल चीज़ें की हैं, बहुत सारी नॉलेज कंट्रीब्यूशन की है। तो इस्लाम तो लीडर रहा है ना साइंस में भी, और हर तरह से नॉलेज डेवलपमेंट के हवाले से। तो हमें ऐसे अपने जो स्कॉलर्स हैं उनके बारे में बच्चों को बताना चाहिए, और जो इस्लामिक हिस्ट्री है खुलफाए राशिदीन की,
उसमें से जो अच्छे वाक़यात हैं वो भी बताने चाहिए, अहादीस के हवाले से बच्चों को नॉलेज देना चाहिए। तो कभी-कभी इसको हमें एक एजेंडा तो ये हो गया। दूसरा एजेंडा यानी मैं जिस हिसाब से जस्ट शेयरिंग कर रहा हूँ, तो जैसे नई-नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं या नए-नए चीज़ें दरियाफ़्त हो रही हैं या इजाद हो रही हैं, उसके बारे में बच्चों को ये इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर कि वो बच्चों को अदर देन बुक भी कुछ ना कुछ थोड़ा-सा बताए। लाज़मी नहीं डेली बेस पे बताए, लेकिन कभी-कभार आप जो है और अपनी ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं आपके स्टोरीज़ हैं आपकी लाइफ में, आपने अभी जो मामला देख रहे हैं 2021 में, तो जब 2041 आ जाएगा, 20 साल गुज़र जाएँगे, तो चीज़ें और होंगी, आप भी और होंगे। तो आप अपनी स्टोरीज़ भी सुनाएँ, 10 साल बाद भी सुनाएँ, 15 साल बाद भी सुनाएँ। तो एक टीचर जो होता है उसकी लाइफ में उसकी बुक एक ओपन बुक होती है, उसमें बहुत सारी ऐसी अच्छी बातें होती हैं जो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ें वो एस्पेक्ट्स उसके इनफॉर्मल एस्पेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है? हमारे जो टीचर्स थे यूनिवर्सिटी में वो तो हमें बाकायदा कैंटीन पे लेके जाते थे, चाय पिलाते थे। तो यानी क्लास ही कैंटीन पे होती थी चाय पे कि जी आज क्लास हमने कैंटीन पे करनी है। कभी-कभार ऐसा होता था, रोज़ तो नहीं। लेकिन वो कैंटीन पे हमें जाके वहाँ पे चाय मँगवाते थे खुद से अपने पैसों से और वहाँ बैठ के कहते बस आज हमने सिर्फ़ जो है ना गप्पे मारनी है और यही आज की स्टडी है। हाँ जी, आप बताएँ जी, ये बताएँ, वो बताएँ। तो वो डिस्कशन भी आप कहाँ से हैं, आपके इलाके में क्या चीज़ अच्छी है। तो चूँकि हम आईआर में थे तो सारे मोस्टली हॉस्टलाइज़ थे और बाहर से लोग आए हुए थे हम लोग। तो फिर वो अपने इलाके की बातें बताने के साथ यहाँ पे खाने में ये अच्छा है, वहाँ पे ये चीज़ मकाम है, ये चीज़ है, वो चीज़ है। तो इस तरह से हमें अपने स्टूडेंट्स के बारे क्लास फेलोज़ के बारे में ज़्यादा पता चलता था और अपनी बातें भी हम शेयर कर लेते थे, ठीक है? तो इसलिए जो टीचिंग है उसमें ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो कभी-कभार ये चीज़ें जो है ना वो अच्छी हैं और इसका मकसद होता है कि बच्चों के हम करीब हो जाएँ। चूँकि जो स्टूडेंट टीचर रेपो है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्टूडेंट जो है वो टीचर पे बिलीव नहीं करेगा और टीचर स्टूडेंट पे बिलीव नहीं करेगा, तो ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो अपने स्टूडेंट्स का ट्रस्ट विन करता है और उनके करीब तर होता है और उन्हें बात कहने का मौका देता है और ख़ुद अपनी बात उन तक पहुंचा सकता है आसानी से उनके लेवल पे जाके। वो एक अच्छा टीचर होता है। तो हमने बेटा एक अच्छा टीचर बनना है, इफेक्टिव टीचर बनना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को इम्पोर्टेंस दें, उन्हें प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट दें और सिर्फ ये ना सोचें कि सिर्फ टीचर की रिस्पेक्ट है और स्टूडेंट की रिस्पेक्ट नहीं है, तो दोनों की रिस्पेक्ट होती है, ठीक है? और चाहे वो छोटा ही क्यों नहीं है, छोटा बच्चा ही क्यों नहीं है, डज़न्ट मीन कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। तो आप अगर उससे बात कर सकते हैं या वो आपसे बात कर सकता है तो हमें बात करनी चाहिए, ठीक है? ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स कौन बता रहा है? जी, पॉइंट नंबर 3 पॉइंट नंबर 4 जी, हरी अप जल्दी करें जी, ये कौन बता रहा है? सर 3 जो है टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एज़ वेल साइंस, यानी ये आर्ट भी है, फिल वक़्त आर्ट भी और साइंस भी है। जैसे हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो वो हम आर्ट सिखा रहे होते हैं उसे। और टीचिंग इज़ नॉट वन साइडेड, ये टू साइडेड होता है। इसमें बच्चों का भी होता है कंट्रीब्यूशन और टीचर का भी होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर की थी और कल भी मैंने आपको बेटा बताया था कि जब हम कहते हैं टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड टीचिंग इज़ अ साइंस, तो इसमें बेटा एस्पेक्ट आता है आर्ट का जो नॉलेज है ना उसका ज़्यादा ताल्लुक होता है ब्यूटिफिकेशन के साथ, खूबसूरती के साथ और चीज़ों को जैसे लिटरेचर है, ठीक और है? सर जैसे हम कोई प्रैक्टिकल करते हैं। अब प्रैक्टिकल देखिए साइंस जो है ना वो साइंस बाकायदा एक ऐसा डिसिप्लिन है जो कि ऐसा नॉलेज है जो प्रूव्ड है जिसमें साइंटिफिक मेथड यूज़ होता है। वो चीज़ वो नॉलेज ऐसा जी एक्वायर्ड सर। नॉलेज जो कि इंसान ने अपनी ऑब्जर्वेशन से या अपनी बहुत कोशिश से हासिल किया है थ्रू साइंटिफिक एटीट्यूड, ठीक है? अब साइंस हमेशा साइंस का ताल्लुक लॉजिक और रीजनिंग के साथ है और आर्ट्स का ताल्लुक जो है ना वो इंसान की अपनी ख्वाहिशात के साथ है या उसके अंदर जो ऐसे एस्थेटिक सेंस है उसके अंदर और उसके अपने बिलीव्स हैं और उसकी अपनी लैंग्वेज है, उसका कल्चर एबिलिटीज है। है, वो सारी चीज़ें आर्ट्स का हिस्सा बन जाती हैं। जो उसके सराउंडिंग में चीज़ें हैं, वो उसके वे ऑफ लाइफ है और उसका यानी उसका रिलीजन है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है ना उसके आर्ट्स के रिलेटेड चीज़ें बन जाती हैं। तो आर्ट्स जो है इसमें जैसे मैंने कल बताया था कि जो टीचर है ना वो एक
वो ड्रामेटाइज करता है चीज़ों को, ठीक है, आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्ट कर रहा होता है, एक्टिंग कर रहा होता है व्हेन ही इज इन द क्लासरूम। तो वो चीज़ों को जैसे टीवी पे नहीं आपको शो हो रहे होते हैं मुख्तलिफ ड्रामास वगैरह, उसमें मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं, ऐसे टीचिंग भी इटसेल्फ इज अ करेक्टर है जिसके अंदर हम जाके परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक्चुअल में तो नो डाउट इट्स अ काइंड ऑफ प्रोफेशन, लेकिन जब हम प्रोफेशनल होते हैं तो हम एक्टिंग कर रहे होते हैं, जैसे प्रोफेशनल ड्रामाटिस्ट एक्टिंग कर रहे होते हैं ना, वैसे बेटा इसमें भी हम एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए हम किसी को डांट रहे हैं, किसी को समटाइम बुरा भला कह रहे हैं, समटाइम किसी को यानी, तो क्यों कह रहे हैं भाई, हमारा हमारा उसे बुरा भला कहने को या उसे डांट रहे हैं को या उसे ये चीज़ें बताने को ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि हम उसमें एक्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें बेटा ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि एक टीचर जो है वो अपने कमरे को या क्लासरूम को खूबसूरत बनाए, और उसमें जो डेकोरेटिव एस्पेक्ट आ जाता है कि भाई अपने चार्ट्स हों, फ्लेक्सीज हों, और वो कमरा आपका प्रॉपर लाइटिंग हो, उसमें रोशनी हो, हवादार हो। तो ये कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जिनका ताल्लुक एस्थेटिक सेंस के साथ है, ये कॉमन सेंस के साथ है। तो ये चीज़ें बेटा आर्ट है, इन चीज़ों को हम, और लैंग्वेज एट्रीब्यूशन जो है, लैंग्वेज को कैसे आपने यूज़ करना है, कहाँ आपने स्ट्रेस देना है, कहाँ पे आपने कॉनोटेट करना है, तो ये चीज़ें जो हैं बेसिकली इसका ताल्लुक आपके अपने एबिलिटी के साथ है, जिसमें आपकी बहुत सारी अपनी पर्सनल आ जाती हैं चीज़ें। और दूसरी बेटा साइंस है। साइंस वो है जो थ्योरीज, डेवलप्ड थ्योरीज हैं, जब हम उनको फॉलो करके इम्प्लीमेंट करते हैं, उनको स्टडी करके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो उसको टीचिंग हमारी साइंस होती है। जैसे आपकी लर्निंग थ्योरीज हैं, उसमें से किस थ्योरी के थ्रू आप कर रहे हैं, ऐसे जो टीचिंग मॉडल्स हैं जो हमारा सोशल साइंस में चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है जो मॉडल्स, तो उनको जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम बेसिकली साइंटिफिकली चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, दैट बिकम साइंस, ठीक है। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं, आर्ट्स का एस्पेक्ट भी है और साइंस का एस्पेक्ट भी है, और ये वन साइडेड नहीं है। अच्छा नेक्स्ट है जी आपका, ये दो हैं, ये जल्दी जल्दी बताएं क्या आएंगे नेक्स्ट। टीचिंग इज नॉट इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, टीचिंग इज अ प्लान्ड एक्टिविटी। कौन बता रहा है, हरी आप। जी, जिन्होंने पहले बता दिया वो नहीं बताएंगे, जो रहते हैं वो बताएंगे। तो इतना टाइम नहीं होता जितना आप सोचते रहते हैं। मारिया आपने बता दिया, मारिया बतौल। मारिया आपने बता दिया, इकरा कासिम आपने बता दिया। बताएं जी कौन बता रहा है अब नेक्स्ट। सर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स हैं, टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी। सर इसका मतलब टीचिंग जो होती है वो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं होती, डिपेंड करती है, यानी कि बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटी। और सेकंड है, टीचिंग इज अ प्लान एक्टिविटी। सर टीचिंग होती है वो एक प्लान एक्टिविटी होती है कि किस तरह से टीच करना है, कौन सा मेथड होगा या कौन सा किस मटेरियल के थ्रू पढ़ाना है, ये सब प्लान होता है, पहले प्री प्लान किया होता है किस तरह से टीचिंग होगी। राइट। जी सर, जैसे लेसन प्लान्स बनाने पड़ते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, ओके नेक्स्ट आ रहा है जी। नेक्स्ट कौन दो पॉइंट बता रहा है, जल्दी करें हरी आप। सर नेक्स्ट पॉइंट्स है, टीचिंग इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। और नेक्स्ट है, टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, इसका मतलब क्या है, क्या अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं आप इससे। जी सर। इससे अंडरस्टैंडिंग क्या आ रही है, ये तो लिखा हुआ है ना, इसका आप मतलब क्या बताएंगे आप। फर्स्ट है, टीचिंग इज डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल।
मतलब कि स्टूडेंट्स को अगर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो टीचर का काम होता है कि वो उन्हें डायग्नोज करे और फिर उन्हें रेमेडीज प्रोवाइड करे। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है स्टूडेंट तो वो डायग्नोज करके फिर उसका सलूशन दे स्टूडेंट्स को। और तो सेकंड जो है टीचिंग इज डोमिनेटेड बाय कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत बेस करती है कि टीचर की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए। वो अच्छे वे में अपना जो लेक्चर है, जो भी बात कर रहा है वो कन्वे कर सके ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए उसकी बात की। ठीक है, थैंक यू। तो बेटा ये डायग्नोस्टिक में जैसे बच्चों अगर आप लैंग्वेज टीचर हैं तो बच्चों को रीडिंग में इश्यूज आते हैं, राइटिंग में इश्यूज आते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें। बाद बच्चों को मसला होता है कि वो जल्दी भूल जाते हैं, वो ज़्यादा देर के लिए याद नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए उनको ऐसे तरीके बताए जाए जिससे उनकी जो मेमोरी है वो इंक्रीज़ हो और मेमोरी पावर जो है वो बढ़े। तो इस तरह से टीचर का काम है कि बाद बच्चे प्रोनाउंस सही तरीके से नहीं कर रहे होते रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम उनको प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की वो थोड़ा सा ना गाइड करें। तो अदरवाइज टीचर गाइड नहीं करेंगे तो आप देखें यूनिवर्सिटी लेवल तक बच्चे आ जाते हैं लेकिन उन्हें प्रॉपर जो है ना वो रीडिंग नहीं आती। तो ये हमेशा साथ साथ रहता है। ओके जी, नेक्स्ट क्या है जी? 2 पॉइंट्स रह गए हैं शायद। हरी आप मुख्तावर ने बता दिया। फायका, फाखरा, जल्दी करें भी। आप में से किसने नहीं जी बताया? सर। आप बताएं। जिसने नहीं बताया वो यस बताएगा। सर, मैंने 3 और 4 नहीं, बताया। जिसने नहीं बताया वो बताएंगे प्लीज। अब बतावर का हो गया। चले ये है जी, खनसा है, इकरा है, फरियाल है, सना, हफीज है। इनमें से जल्दी करें जी, इसको पढ़ें क्या लिखा हुआ है सामने पॉइंट नंबर 9 और 10। डरते किस चीज़ से भैया आप लोग? जिसके बेटा नाम लिया जाता है वो जो भी उसको बेटा अंडरस्टैंडिंग आ रही है। आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं तो वो बताएं इसको क्या है, इसके जो भी वो अंडरस्टैंड कर रहा होता है। जी सना, हफीज, खनसा, इकरा, इनमें से जो रहता है वो बताएं, जल्दी करें। यस सर, ये है गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। इसमें डेमोक्रेटिक वर्ड यूज किया है कि हर बंदे के पास लिबर्टी होती है और वो अपनी एक राय रखता है टीचिंग की, अपनी टेक्निक्स को यूज करके अपनी तरीके से पढ़ा सकता है जो उसको अच्छा लगता है, जिस तरह से स्टूडेंट्स की ज्यादा लर्निंग होती है। उसके अलावा टीचिंग काजेज मोटिवेशन, और टीचिंग जो है वो समटाइम्स स्टूडेंट्स के अंदर और समटाइम टीचर्स के अंदर मोटिवेशन लेवल इंक्रीज करता है ताकि जो है वो अपने रिजल्ट्स को और जो भी अपने स्कोर्स को हाई करने के लिए ये एक मोटिवेशन लेवल जो है इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट्स इन्होंने जो फर्स्ट 9 नंबर पॉइंट पे बात की है टीचिंग के हवाले से एक्सप्लेनेशन दी वो ठीक है या इसमें कुछ और भी हो सकता है? जी क्लास, आप बेटा एग्री करते हैं? इसके अलावा भी कोई बात हो सकती है जब इसके अंदर इनपुट करना चाहते हैं? मेरी बात आ रही है सबको? सर डेमोक्रेटिक का मतलब है कि दोनों टीचर और स्टूडेंट एक साथ एक पॉइंट पे या दोनों डिसाइड करके चले कि कैसे चलना और कैसे प्लानिंग करनी है और किस तरह से टीचिंग करनी है या कौन सा मेथड यूज करना है टीचिंग के लिए जो स्टूडेंट्स के लिए इजी हो। इसमें बेटा मकसद ये नहीं होता कि टीचर ने स्टूडेंट से पूछना है कौन सा मेथड यूज़ करना है और क्या इजी होगा। ये मकसद नहीं है। वो तो टीचर को पता है, बेहतर पता है। जैसे एक डॉक्टर है
तो डॉक्टर ने तो नहीं पेशेंट से पूछना है कि भाई उसने क्या इलाज करना है, क्या मेडिसिन देनी है, कौन सा इंजेक्शन देना है। क्या ख्याल है? डॉक्टर मुझसे पूछेगा अगर मैं बीमार हूँ कि तारिक साहब आपको कौन सा इंजेक्शन लगाऊं, तो वो तो डॉक्टर नो प्रोफेशनल है सर। ना, उसे पता है ना कि भाई उसने कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सा टेस्ट रिकमेंड करना है, वो तो डॉक्टर को पता है, डॉक्टर का काम है। ऐसे कौन सा मेथड यूज करना है, किस तरह से पढ़ाना है, ये तो टीचर का काम है। बच्चों का काम तो नहीं है कि टीचर बच्चे जो टीचर को बताएं, डिक्टेट करें। हाँ, तो ये तो प्रोफेशनल का काम होता है ना कि उसने डिसाइड करना होता है कि उसने कैसे कंटेंट को डिलीवर करना है, प्लान करना है। असल में बेटा डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है कि आप एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट क्लासरूम के अंदर जो है ना वो पैदा करें। आप बच्चों को बोलने का मौका दें, उनको इक्वल राइट्स दें और उन्हें रिस्पेक्ट दें। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का ये मतलब होता है कि आप दूसरों का एहतराम करें, दूसरों को इक्वल राइट्स दें, ठीक है, दूसरों को इक्वली कंसीडर करें, उसमें प्रेफरेंसेस ना दें बच्चों को, तो किसी को लेट डाउन ना करें। जी, और सर स्टूडेंट पे ट्रस्ट भी करें कि वो हाँ जो स्टूडेंट बात पे कर रहे हैं। हाँ स्टूडेंट पे ट्रस्ट करें। तो मकसद ये है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होती हैं जो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हम डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे मकसद ये नहीं है कि टीचर को डेमोक्रेसी सिखानी है, टीचर ने डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना है विद इन क्लासरूम, ठीक है, अपनी टीचिंग के थ्रू। सर इसका मतलब यही है ना कि बेटी मतलब अपनी जो ओपिनियन है वो इम्पोज नहीं करनी है, ना ही किसी एक स्टूडेंट की राय को ज्यादा अहमियत देनी है। ये कि सबको इक्वली बोलने की मतलब कि ये सोल प्रोवाइड करना है कि कोई इजीली अपनी बात को कन्वे कर सके हाँ ये और उसकी सही, इक्वली बात को सुनना भी। बिल्कुल सही है, ये सही कह रहे हैं। तो हाँ जी, यही। हर एक को राइट है कि वो अपनी बात कम्युनिकेट कर सके, जी कह सर। सकें, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर सकें। तो ये राइट बच्चों को देना है। असल में बच्चों की ट्रेनिंग किसने करनी है? हमने करनी है ना, मैंने। आपकी ट्रेनिंग किसने करनी है? मैंने करनी है, ठीक है। तो इसलिए हम जी सर। बच्चों को मोटिवेट करें कि वो पार्टिसिपेट करें और उनको डेमोक्रेटिकली उनको डील करें, ठीक है, उनको रिस्पेक्ट दें, ड्यू रिस्पेक्ट दें। ओके, ये लास्ट 2 पॉइंट्स है जी। टीचिंग यस इज सर। वर्थी ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये कौन एक्सप्रेस कर रहा है? जल्दी करें, टाइम इज शॉर्ट। टीचिंग इज वर्दी ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड टीचिंग इज प्रोफेशनल इन कैरेक्टर। इस बारे में आप कोई कमेंट करेंगे? हरिया प्लीज। और जो रहता है वो जल्दी आ जाए भैया, आप लोग क्यों वेट कर रहे होते हैं? ये लाजमी नहीं है कि आप ठीक हो, ठीक होना रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे, बात करना रिक्वायर है बेटा। आप ठीक भी हो सकते हैं, आप गलत भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करें। कौन रह गया आप में से? हाथ खड़ा करें जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया। रेज योर हैंड्स ऑन द स्क्रीन। जी, कोई बंदा हाथ भी खड़ा नहीं कर रहा। अभी सिर्फ मेरे साथ 9 लोग हैं, 5 लोगों ने बात की है, तो छठा जो है वो मुझे चाहिए बंदा जिसने बात करनी है। फाखरा का हो गया? फाखरा बताएं, शाबाश। जी नो सर। टीचिंग इज वर्थी ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब टीचर जो समेटिव असेसमेंट या क्लास में जो टेस्ट लेता है उससे भी एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होती है। एंड देन ट्वेल्थ टीचिंग इज प्रोफेशनल इन कैरेक्टर, टीचर को अपने प्रोफेशनल होना चाहिए अपने ठीक, बिहेवियर में, कैरेक्टर में। ठीक है बेटा, आप सही कह रहे हैं। तो पहली जो बेटा 11 पॉइंट है इसमें ये मतलब है कि जो आपका टीचिंग इस सर प्रोसेस है, यानी जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, तो इस पूरे प्रोसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। टीचिंग इज वर्दी ऑफ एनालिसिस का मतलब ये है कि एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने क्लास का स्टार्ट लिया है और पहले स्टेप में मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं, और उससे लेके अब तक जो मैं कुछ रिवीजन कर रहा हूँ, कुछ आपकी पार्टिसिपेशन करवा रहा हूँ, इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो इसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस हद तक क्लासरूम जो इन्वायरमेंट है वो इंटरेक्टिव है, किस हद तक स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस हद तक जो टीचर है वो इंफॉर्मेशन या जो दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, उसका उसका लेवल क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है कंटेंट की, जैसे वो पेश कर रहा है, उसकी अपनी जो मास्टरी लेवल है वो कैसा है। तो हम सारे प्रोसेस को एनालाइज कर यस। सकते हैं। ये टीचिंग इटसेल्फ
इज अ प्रोसेस वर्दी टू बी एनालिसिस, जिसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो टीचर्स हैं वो मुख्तलिफ मैथडोलॉजीज यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं बच्चों के साथ। तो बच्चे भी जो हैं वो क्लासरूम के अंदर मुख्तलिफ तरीक़ों से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, तो वो सारा चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। यस ओके जी, अभी जो है ना वो 2 मिनट्स रह गए, मैं दोबारा सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो नया टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे और इसको भी इसी तरह से करना है और आप लोगों ने ही इस सारी स्लाइड्स को पढ़ना है और एक्सप्लेन करना है। तो उसके अंदर मैंने जो अपना फीडबैक मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है। तो अभी मैं ये ऑफ कर रहा हूँ सेशन, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन द न्यू सेशन। जी